नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर साल 2026 में ईरान और इजराइल के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ जाए। आज हम इसी चौंकाने वाली संभावना की पड़ताल करेंगे, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के आधार पर। चलिए देखते हैं कि ये टकराव हमारी दुनिया को कैसे और कितना बदल सकता है। तारीख थी 28 फरवरी 2026, एक ऐसी तारीख जो शायद इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इस एक हमले ने, यकीन मानिए, दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमले की शुरुआत बेहद विनाशकारी थी। पहले सिर्फ 12 घंटों में ही 900 से ज्यादा मिसाइलें और बम ईरान पर बरसाए गए। इनके निशाने पर थे ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, मिसाइल डिपोज और हाँ, ईरान की टॉप लीडरशिप। नतीजा, कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी, जो दशकों से सत्ता पर काबिज थे, मारे गए। युद्ध की ये आग सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रही, इसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लिया। ईरान ने पलटवार किया और दुनिया की सबसे अहम तेल धमनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। फिर क्या था, तेल की कीमतें मानो आसमान छूने लगी, $110 प्रति बैरल के भी पार। दुनिया भर में हाहाकार मच गया। और तेल की कीमतों में आए इस भूचाल का असर सीधा पड़ा शेयर बाजारों पर, मानो एक सुनामी आ गई हो। दुनिया भर के बाजार धड़ाम से 5.5% से भी ज्यादा नीचे आ गए। अब सोचिए, निवेशकों के अरबों खरबों डॉलर बस कुछ ही घंटों में डूब गए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। हर देश की राजधानी में, हर न्यूज़ रूम में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सब हुआ कैसे? और अब आगे क्या होगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और इसके लिए दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स के विश्लेषण का सहारा लेंगे। तो सवाल ये है कि हम इस तबाही के मोड़ तक पहुंचे कैसे? सच तो ये है कि इस युद्ध की जड़ें कोई 1-2 दिन पुरानी नहीं, बल्कि दशकों पुरानी हैं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान की क्रांति ने अमेरिका और ईरान को दोस्त से जानी दुश्मन बना दिया। फिर दशकों तक एक प्रॉक्सी वॉर चलती रही। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इस तनाव को और हवा दी, खासकर 2018 में, जब अमेरिका JCPOA डील से बाहर हो गया। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन शायद आखिरी कील तब ठुकी जब जनवरी 2026 में ईरानी सरकार ने अपने ही 30,000 प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मार डाला। बस इसी घटना ने अमेरिका और इजराइल को सीधा दखल देने का बहाना दे दिया। चलिए अब इस पूरे संघर्ष को 3 अलग-अलग नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं: मिलिट्री, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स। तो सबसे पहले मिलिट्री एंगल। यहाँ क्या उम्मीद की जा सकती है? रैंड कॉरपोरेशन, जो दुनिया के सबसे सम्मानित थिंक टैंक्स में से एक है, उसका मानना है कि ये लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली। कोई जल्दी और निर्णायक जीत की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। देखिए, हवाई हमलों की अपनी एक सीमा होती है। आप इमारतें गिरा सकते हैं, पुल तोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक नई सरकार नहीं बना सकते। और ईरान ने तो दशकों से ऐसे किसी हमले की तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी मिलिट्री कमांड को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। असल में इन हमलों ने ईरान को और ज्यादा मजबूत बना दिया है। और ये मत भूलिए, उसकी 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई हैं। और रही बात सत्ता की, तो वो भी एक चिंता का सबब है। जैसा कि CIA ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, खामेनेई की मौत के बाद उनकी जगह उनके कट्टरपंथी बेटे मौजतबा ने ले ली है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान के रवैये में किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद करना बेकार है। अब आते हैं आर्थिक पहलू पर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का साफ कहना है कि ईरान भले ही ये जंग जीत ना पाए, लेकिन वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने का दम जरूर रखता है। अगर ये लड़ाई 3 महीने से ज्यादा खिंच गई, तो कैपिटल इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ये वो आंकड़ा है जो 2008 के भयानक वैश्विक वित्तीय संकट की यादें ताज़ा कर देता है।
और इस जंग का आर्थिक असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रहेगा। दुनिया भर में तेल की सप्लाई में 12% की कमी आ चुकी है। यूरोप मंदी की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन में महंगाई 5% को पार कर सकती है। अमेरिका में भी महंगाई और बढ़ेगी। और विकासशील देशों के लिए तो ये एक नए कर्ज संकट की शुरुआत हो सकती है, जो करोड़ों लोगों को गरीबी में धकेल देगा। लेकिन कहते हैं ना, किसी का नुकसान तो किसी का फायदा। इस संकट में भी कुछ देश हैं जो फायदे में हैं। रूस, नॉर्वे और कनाडा जैसे बड़े तेल निर्यातक देश तेल की बढ़ी हुई कीमतों से जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। अब जरा जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं। अनहर्ड, जो एक बड़ी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस फर्म है, उसका मानना है कि इस जंग का नतीजा मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, अगर ईरान की हुकूमत गिर जाती है तो ये रूस और चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, जो इस इलाके में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संकट पर दुनिया बटी हुई है। यूरोप शांति की अपील कर रहा है। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, अपनी ही आर्थिक मुश्किलों में फंसा है, इसलिए वो कोई मदद नहीं कर रहा। रूस को डर है कि यूक्रेन में चल रही लड़ाई के लिए वो अपना एक अहम साथी खो देगा। और सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश, वो तो एक ऐसे युद्ध में फंस गए हैं जिसे उन्होंने शुरू भी नहीं किया था, और अब उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। तो आगे क्या? भविष्य कैसा हो सकता है? एक्सपर्ट्स यहाँ 3 मुख्य सिनेरियोज की ओर इशारा कर रहे हैं। तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है? देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 रास्ते नजर आते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, एक अस्थायी सीज फायर हो जाए। सबसे ज्यादा मुमकिन क्या है? एक लंबा, खींचता हुआ और थका देने वाला युद्ध, जो शायद सालों तक चले। और वर्स्ट केस सिनेरियो, एक ऐसा युद्ध जो पूरे इलाके में फैल जाए, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाए, और जिसके चलते पूरी दुनिया एक नई महामंदी में डूब जाए। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें सबसे जरूरी चीज पर सोचना होगा, इसकी मानवीय कीमत, और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। और आखिर में एक सबसे बड़ा सबक। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि सिर्फ फौजी ताकत से कभी भी स्थायी शांति नहीं लाई जा सकती। बम और मिसाइलें एक देश को तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्थिर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स की इस शतरंज की बिसात पर असली कीमत आम लोग चुकाते हैं। वो 30,000 प्रदर्शनकारी जो एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे, वो 175 बच्चे जिनकी जिंदगियां एक ही हवाई हमले में खत्म हो गईं, इस युद्ध के असली शिकार वही हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आगे का रास्ता अब मिसाइलों से तय नहीं होगा। ये तय होगा उन राजनीतिक फैसलों से जो आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन, यरूशलेम और तेहरान में लिए जाएंगे। डिप्लोमेसी के लिए, बातचीत के लिए एक बहुत छोटी सी खिड़की अभी भी खुली है। हाँ, वो बंद हो रही है, लेकिन वो अभी भी वहां है। सवाल बस इतना है, क्या कोई उस खिड़की से गुजरने की हिम्मत दिखाएगा?